नमस्कार। चलिए आज भारत की आज़ादी की उस महागाथा को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक आइडिया के जन्म की और उस आइडिया से एक पूरे राष्ट्र के बनने की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर करोड़ों लोगों का इतना विशाल, इतनी विविधताओं से भरा देश दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे कैसे पाया? यही वो सवाल है ना, जो हमें सीधा इस पूरे संघर्ष के दिल में ले जाता है। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है? एक इंसान और उनके एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से। एक ऐसा विचार जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं थी, बस सत्य और कह सकते हैं आत्मा की शक्ति थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सत्याग्रह की। ये संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका था। एक ऐसा हथियार आप कह लीजिए जो इतिहास में इससे पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। अच्छा, इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए हमें उस समय के भारत को देखना होगा। पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद का भारत। सोचिए कैसा माहौल रहा होगा। कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, फसलें चौपट हो गई थीं और ऊपर से एक भयानक महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। लोगों के अंदर न जबरदस्त गुस्सा और बेचैनी भरी हुई थी। और उस दौर की भयावहता का अंदाजा आपको सिर्फ एक आंकड़े से लग जाएगा। सिर्फ एक आंकड़ा। 1921 की जनगणना के हिसाब से अकाल और महामारी की वजह से करीब 1,30,00,000 लोगों की मौत हुई। सोचकर देखिए, 1,30,00,000 लोग। ये एक बहुत बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। और ठीक इसी मुश्किल भरे माहौल के बीच एक नए नेता की एंट्री होती है, महात्मा गांधी। वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और वो अपने साथ एक नया तरीका लेकर आए थे, जन आंदोलन का। एक ऐसा तरीका जिसे वो वहां की नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल कर चुके थे। और ये तरीका था सत्याग्रह। अब देखिए, सत्याग्रह का जो मेन आइडिया है वो है सत्य की शक्ति पर भरोसा। मतलब ये कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की, किसी हिंसा की जरूरत ही नहीं है। खुद गांधी जी ने क्या कहा था, सुनिए। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। एक सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। ये शुद्ध आत्मबल है। तो ये बस चुपचाप जुल्म सहना नहीं था, जिसे पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं। नहीं, ये तो अन्याय के खिलाफ एक एक्टिव, एक मॉरल फोर्स। तो सवाल ये है कि ये पावरफुल आइडिया एक पूरे देश के आंदोलन में कैसे बदला। खैर, सत्याग्रह के इसी सिद्धांत से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन का। एक ऐसा आंदोलन जब पूरे देश ने मिलकर अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 1919 में आया दमनकारी रॉलेट एक्ट। फिर इसके विरोध में अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी। और फिर आया वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस एक घटना ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और इसी के जवाब में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और इस क्रूरता के पीछे का जो मकसद था वो और भी ज्यादा डरावना था। जनरल डायर ने बाग का इकलौता दरवाजा बंद करवाया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। जानते हैं क्यों? उसने बाद में खुद कहा कि वो सत्याग्रहियों के मन में डर और आतंक का एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। तो असहयोग का तरीका क्या था? गांधी जी ने इसे स्टेप बाय स्टेप लागू करने का प्लान बनाया। पहला स्टेप, सरकार की दी हुई उपाधियां लौटा दो। दूसरा स्टेप, सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों और स्कूलों का बॉयकॉट करो। और आखिरी स्टेप, विदेशी सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करो। ये ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला देने का एक पूरा प्लान था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक हिंसक हो गया और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। बस हिंसा की इसी एक घटना की वजह से गांधी जी ने फौरन ये पूरा आंदोलन वापस ले लिया। इससे पता चलता है कि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत कितना ज्यादा मायने रखता था। कोई समझौता नहीं। असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन स्वतंत्रता का संग्राम नहीं रुका। वो अब एक नए फेज में दाखिल हो रहा था। और इस नए फेज का सिंबल बनी एक बहुत ही मामूली सी चीज, नमक। अब सवाल उठता है कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? भाई, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय को जोड़ती थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और नमक पर जो टैक्स था और उसे बनाने पर जो सरकारी कंट्रोल था,
वो ब्रिटिश राज के जुल्म का सबसे बड़ा सिंबल था। ये एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश को एक साथ ला सकता था। और फिर शुरू हुई वो ऐतिहासिक दांडी यात्रा। गांधी जी अपने 78 भरोसेमंद वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से पैदल निकल पड़े। मंजिल 240 मील दूर दांडी का समुद्र तट। ये जो 24 दिन की यात्रा थी ना, ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य को दी गई एक खुली चुनौती थी। इसी यात्रा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। अब बात सिर्फ सहयोग न करने की नहीं थी, अब लोगों से कहा गया कि वो अंग्रेजों के बनाए कानूनों को खुलेआम तोड़े। और जाहिर है, इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने जुल्म का रास्ता अपनाया। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब सब लोग स्वराज के लिए लड़ रहे थे, तो क्या इस एक शब्द का मतलब सबके लिए एक ही था? नहीं, असल में आज़ादी का सपना हर किसी के लिए अलग था। जैसे कि जो अमीर किसान थे, उनके लिए स्वराज का मतलब था भारी भरकम लगान से छुटकारा। वहीं दूसरी तरफ असम के चाय बागानों में जो मजदूर थे, जिन्हें एक तरह से कैदी बनाकर रखा जाता था, उनके लिए स्वराज का मतलब था वहां से आज़ाद होकर अपने गांव लौट पाना। तो आप देख रहे हैं, संघर्ष सबके अलग थे, तो स्वराज के मायने भी अलग थे। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जो बिजनेस क्लास थी, वो चाहती थी कि व्यापार पर लगी रोक हट जाए। महिलाएं देश की सेवा को एक पवित्र जिम्मेदारी मान रही थीं। दलित नेता सामाजिक बराबरी और राजनीतिक अधिकार चाहते थे। और वहीं बहुत से मुस्लिम नेताओं को ये फिक्र थी कि आज़ाद भारत में कहीं उनकी पहचान और संस्कृति एक हिंदू बहुमत के नीचे दब ना जाए। तो इतनी सारी अलग अलग आवाज़ों और उम्मीदों के बीच एक कॉमन नेशनल फीलिंग, एक साझा राष्ट्रीय भावना आखिर पैदा कैसे हुई? इसका जवाब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई में नहीं है, बल्कि कल्चरल प्रोसेस में भी छिपा है। देखिए, किसी भी राष्ट्र की पहचान के लिए अक्सर एक तस्वीर, एक सिंबल की जरूरत पड़ती है। भारत के लिए ये छवि बनी भारत माता की। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, समझिए, ये एक ऐसा आइडिया था जिसने लोगों को देश को एक माँ के रूप में देखने में मदद की और उससे इमोशनली जुड़ने में भी। इस नेशनल आइडेंटिटी को बनाने के और भी कई तरीके थे, जैसे अपनी संस्कृति पर गर्व जगाने के लिए लोक कथाओं और लोकगीतों को फिर से जिंदा किया गया। आत्मनिर्भरता का सिंबल बना एक नया तिरंगा, स्वराज ध्वज। और तो और इतिहास को भी दोबारा इस तरह से पेश किया गया जिससे लोगों को अपने शानदार अतीत पर गर्व हो। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा देश जिसमें इतनी सारी आवाजें थीं, जो एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ तो एक हो गया, पर जब वो दुश्मन चला जाएगा, तब उन सब के लिए आज़ादी का असली मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही ज़रूरी है।